नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के बारे में, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हुए हैं। हमारे आदरणीय हैं, पितृपुरुष हैं, मार्गदर्शक हैं, और उनका स्नेह हमें लगातार मिलता रहता है। लगभग 30 वर्षों का अनुभव प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में रखते हैं। कई सारे अभियुक्तों को उन्होंने अपराधी बनाया है, कन्वर्ट किया है, उसमें मतलब पीड़ितों को न्याय दिलवाया है। मध्य प्रदेश प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को अपनी सेवा देने के दौरान उनके अनुभव क्या रहे हैं, आज तो हम वो जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एक एडीपीओ का जीवन कैसा होता है, एडीपीओ होता क्या है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में उसके काम क्या होते हैं। इन सब चीजों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में आदरणीय विमल छाजेड़ साहब का। सर प्रणाम। नमस्कार सर। आपका स्वागत है सर। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। सर हम लोगों को सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, धन्यवाद नहीं। आप तो आशीर्वाद देते रहिए। निश्चित रूप से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और सदैव इस संस्थान को मैं अपनी सेवाएं देता रहूंगा। सर आपका आशीर्वाद बहुत है सर हमारे लिए। सर मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि एडीपीओ का जो पिछले वैकेंसी आई थी, और उस वैकेंसी में हमने लगातार बच्चों को प्री एग्जाम की तैयारी करवाई। मेंस तो होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, और इंटरव्यू के समय बकायदा आपका सानिध्य हमें मिला था जी। लगभग 100 से ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए थे, लेकिन इस बार वैकेंसी ही 17 है। क्या कारण है सर, इतनी वैकेंसी कम क्यों आई है? पहला क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये जो कम वैकेंसी है, क्या आगे इसके बढ़ने की संभावना है? सर इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने सोर्सेज से भी कुछ जानकारी एकत्रित की थी, तो मुझे ये जानकारी मिली है जी कि ये 17 जो पद हैं, जी। ये बहुत पहले पीएससी को भेजे गए थे। जी, इन पदों में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होना ही है। क्योंकि निश्चित सर रूप ये से पिछले वैकेंसी के बैकलॉग पद हैं। बैकलॉग पद हैं, ये जी। बैकलॉग पद हैं। दूसरी पिछले बार 2017 में 286 पद की वैकेंसी निकली थी, उसके बाद से लगातार ये पद अभी भी रिक्त हैं। जी मध्य प्रदेश में क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से प्रत्येक न्यायालय में एक एडीपीओ की नियुक्ति होनी चाहिए। नियुक्ति होना आवश्यक है। उसके हिसाब से 600 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं सर अभी। निश्चित रूप से 600 से अधिक पद खाली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी लगभग 300 पद अभी और आने की संभावना, इसमें बढ़ेंगे। जी इस संबंध में शासन लेवल पर भी विचार चल रहा है। जी। ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी की भी नोटिस में ये बात लाई गई। सर एक अच्छी बात बताऊं कि आज 9 अप्रैल का दिन है जब ये पॉडकास्ट हमारा लाइव हो रहा है, लोग घर बैठे देख रहे हैं, और आज ही का दिन है जबकि फॉर्म भरना शुरू हुआ है एडीपीओ का। तो जो लोग एडीपीओ का फॉर्म भर रहे हैं, एलएलबी पास बच्चे, उनके मन में एक जिज्ञासा ये है कि एडीपीओ होता क्या है? सर एडीपीओ का पद ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है। जी आपराधिक न्याय प्रशासन में पुलिस, न्यायालय के अलावा जी अभियोजन अधिकारी का एक पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। जी इस पद की जिम्मेदारी जो निर्वहन करता है, उसके ऊपर एक पीड़ित को न्याय दिलाने का एक दायित्व उसके ऊपर होता है। जी तो दंड प्रक्रिया संहिता जब लागू थी, जी तब 24, 25 और 25A में प्रोसिक्यूशन के बारे में पूरा उल्लेख किया गया था। जी बीएनएसएस आया, जी तब इसका नया सेटअप धारा 18, 19, 20 में बताया गया है, जी जिसमें अभियोजन अधिकारी और लोक अभियोजक जो होते हैं उनका उल्लेख किया गया, तथा अभियोजन संचालनालय के बारे में भी इसमें बताया गया है। जी। इसमें अभियोजन संचालनालय, जिसको हम डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन कहते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जी करेक्ट सर। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो मुख्यालय है जी वो भोपाल में है। जी और वर्तमान में अभी हर जिले में भी उन्होंने जिला लोक अभियोजन संचालनालय, नया पद, ऑफिस का कार्यालय का नाम भी उन्होंने बदल दिया। जी पहले जिला कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी हुआ करता था। जी चूंकि जिला अभियोजन अधिकारी ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर रखता है, तो चूंकि वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जिला अभियोजन अधिकारी के पास थे और सुपरविजन के अधिकार उपसंचालक अभियोजन के पास थे, जी तो पूर्व में इस कार्यालय का नाम जिला अभियोजन अधिकारी हुआ करता था, जी जो वर्तमान में जिला लोक अभियोजन संचालनालय हो चुका है। जी। और मध्य प्रदेश में जो एग्जाम एडीपीओ के नाम से हो रहा है सर, यही एग्जाम हरियाणा में एडीए के नाम से होता है, दिल्ली में एपीपी के नाम से करवाया जाता है, यूपी में ये एपीओ के नाम से होता है,
और इनका काम, जैसा हम बीएनएसएस में पढ़ते हैं, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाकर प्रोसिक्यूशन का संचालन करना होता है, जैसा कि हम बीएनएसएस में पढ़ रहे हैं। जी सर, आप भी चयनित एडीपीओ के रूप में हुए थे जब आप युवा थे, तो पहला दिन आपका कैसा रहा? इसके साथ ही ये भी हम जानना चाहेंगे कि एडीपीओ का पहला दिन कैसा होता है, उसकी ज्वाइनिंग का दिन क्या होता है? एमजे सर, मैं आपको बताऊं कि एडीपीओ के रूप में मेरा प्रथम दिन, आप उस समय हम लोगों की नियुक्ति पुलिस मुख्यालय से हुआ करती थी जी। बाद में 1994 में जी ये पब्लिक सर्विस कमीशन जो एमपीपीएससी है उससे इनका चयन होने लगा। जी। अभी भी ये सारी प्रक्रिया पीएससी के थ्रू करवाती है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जी। के माध्यम से होती है। जी। हम लोगों ने उस समय ज्वाइनिंग दी थी, वो एसपी कार्यालय में दी थी। जी। एसपी कार्यालय में ज्वाइनिंग के बाद प्रथम दिन हम लोगों को, आपकी एज क्या थी सर उस समय? उस समय मेरी एज 29 ईयर्स थी। जी। तो मैंने उस समय, मेरे 3 साथी और हमारे जिले से उसमें चयनित हुए थे जी। तो हम सब लोगों ने साथ ज्वाइनिंग दी जी। और कटसीर में उस समय चूंकि पुलिस अधीक्षक के पास हमारे वित्तीय, ड्राइंग डिस्बर्सिंग, वेतन आहरण, ये सारा पुलिस के पास होता था। पर बाद में जब नया संचालनालय बना और वो सारा सेटअप चेंज हुआ, बाद में डीएम, और अब तो चूंकि फुल फ्लैश रूप से प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो डीपीओ है वही ड्राइंग डिस्बर्सिंग अधिकारी हो गए। तो अभी एडीपीओ का सारा वेतनमान, वेतन वृद्धियां, ये सारा प्रशासनिक और वित्तीय जो लाभ मिलना है वो सारे, चाहे अवकाश का मामला हो चाहे वेतन वृद्धि का हो, वो सारे डीपीओ के पास आ गया है। डीपीओ का पदनाम भी अब सहायक निदेशक के रूप में हो चुका है। अच्छा, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए? असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुका। सर, जो पहला दिन ज्वाइनिंग का होगा, एक कोई एडीपीओ एग्जाम देगा। अच्छा, मैं सारे जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि सर ने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एडीपीओ का एग्जाम पीएससी करवाती है। जैसे बिहार में अभी एपीओ का एग्जाम होने वाला है जुलाई में, ये बिहार पीएससी करवाएगी। यूपी एपीओ का एग्जाम यूपी पीएससी करवाती है, लेकिन वहीं जो दिल्ली एपीपी का एग्जाम होता है वो यूपीएससी करवाती है, संघ लोक सेवा आयोग। तो मेरा प्रश्न ये था सर इसमें कि जैसे एडीपीओ का एग्जाम ये देंगे बच्चे, अभी इनका इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन हो गया, पहले दिन इनकी ज्वाइनिंग के डी क्या होगा? पहले दिन सर इनको ज्वाइनिंग के बाद एक अपनी सेवा पुस्तिका वहां बनाना होती है, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है पूरे सेवा काल में जी। वो दूसरा नॉमिनेशन फॉर्म्स भरना पड़ते हैं जी, कि आपके फैमिली में नॉमिनेशन के बाद पहला दिन डॉक्यूमेंटेशन होता है, पहले दिन डॉक्यूमेंटेशन होता है जी। और बाद में जब जिले में पदस्थापना होती है तो मुख्यालय भी रखा जाता है सारे नए एडीपीओ को, ताकि उनका ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जा सके। ट्रेनिंग से एक बात याद आई सर, जब आपने ज्वाइनिंग किया था उस समय तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं होता था, अब तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया है प्रोसिक्यूशन के लिए। जी सर, इसके बारे में कुछ बताइए सर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब बना है और ट्रेनिंग कैसे होती है? जी, ट्रेनिंग का जहां तक बात है सर, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था उस समय हमारी ट्रेनिंग डिफरेंट शुरुआत में हमारी ट्रेनिंग हुई पुलिस स्टेशन से जी, क्योंकि बेसिक काम जी हमारे पास 80 से 90% मामले जी पुलिस के केस डील करना रहते हैं। वैसे तो आपराधिक न्याय प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो आबकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नापतोल विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, ड्रग विभाग हो, फूड अडल्ट्रेशन हो, सारे डिपार्टमेंट में पैरवी एडीपीओ को ही करना रहती है जी। तो हमारी ट्रेनिंग उस समय जो ट्रेनिंग शेड्यूल रहता था तो 20 दिन की ट्रेनिंग हमारी पुलिस स्टेशन पे होती थी। उसमें रोज नामचा कैसे लिखा जाता है, कैसे आमद की जाती है, कैसे रवानगी की जाती है, कौन इन्वेस्टिगेशन के बाद पर्चा कैसे डाला जाता है, डेली डायरी कैसे लिखी जाती है, ये सारी बेसिक चीजें। क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारे पास स्कूटनी के लिए कोई चार्जशीट आएगी तो हमको एक एडीपीओ को ये जानकारी होना चाहिए कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आवश्यक है, कौन से नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट मिसिंग है। कोर्ट में जब ट्रायल होगी, ट्रायल के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंट है वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाएं। तो ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा पुलिस स्टेशन का। उसके बाद पुलिस स्टेशन के अलावा डिफरेंट बड़े जो डिपार्टमेंट है, जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट है, वहाँ ट्रेनिंग होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेनिंग इन सब जगह हुई सर, हम लोगों की ट्रेनिंग। लेकिन अब तो सर प्रोसिक्यूशन के स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया है भोपाल में। राइट सर, प्रोसिक्यूशन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया है। अभी प्रोसिक्यूशन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अलावा अभी
राज्य जो न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण संस्थान है जबलपुर में, वहाँ भी ट्रेनिंग होती है ज्योत्री में। जी सीएपीटी जो जो भारत सरकार का सीएपीटी है, जी वहां पर भी ट्रेनिंग होती है। तो रिफ्रेशर कोर्स चलते रहते हैं सर। चलते रहते हैं। दूसरी चीज, अभी नया जो सेटअप आया जी। उसमें अभी रिफ्रेशर कोर्स जी विधिक दक्षता बढ़ाने के लिए जी हर जिला लेवल पर भी त्रैमासिक 6 महीने में रिफ्रेशर कोर्स होते रहते हैं, जिसमें हाईकोर्ट जजेस को, जी। डिस्ट्रिक्ट जजेस को जी। और सीनियर प्रोसिक्यूटर्स को भी उसमें बुलाया जाता है। ट्रेनिंग देने के और लिए। जी सर, संभाग लेवल पर, जिला लेवल पर दक्षता संवर्धन कार्यक्रम के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाती है और जी। टाइम टाइम पे अपडेट किया जाता है। सर कई सारे स्टूडेंट्स के ये प्रश्न होते हैं जो एलएलबी कर लिए हैं, और उनका ये पूछना होता है कि एडीपीओ अगर बन जाएंगे तो सैलरी और पर्क्स क्या मिलेंगे, क्या सुविधाएं मिलेंगी, गाड़ी मिलेगी क्या, क्या उनको क्वार्टर मिलेगा। कई स्टूडेंट्स के ये प्रश्न होते हैं। ये बात और है कि मैं लगातार ये बात कहता हूं कि जो एडीपीओ का पद है वो जॉब नहीं है, वो सर्विस है। सेवा में फायदे नहीं देखे जाते, जी। सेवा में ये देखा जी। जाता है कि आपके होने का लोगों को, जन साधारण को, समाज को क्या बेनिफिट मिल रहा है। बावजूद इसके स्टूडेंट्स हैं तो करियर के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए सर कि क्या वेतनमान होगा, पर्क्स क्या मिलेंगे, डियरिंग अलाउंस क्या मिलेगा और क्या सुविधाएं मिलेंगी। सर इसमें अभी जो बेसिक प्लस डीए और ये मिलाकर लगभग 60,000 रुपया कैश इन हैंड हर एक नए महीने में एडीपीओ को मिलेगा। मिल रहा है। जी तो प्रारंभिक रूप में एक अच्छा अट्रैक्टिव अमाउंट मिल रहा है। जी हम लोगों ने ज्वाइन किया था सर। ये इसमें आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोला आपने कि ये केवल वेतन और सुविधाओं की बात नहीं है, इसमें हम पीड़ित का पक्ष भी रखते हैं। जी तो हमें उन सब चीजों को देखना रहता है। जब मैंने ज्वाइन किया था सर, उस जी। समय सैलरी की जहां तक बात करें, आज तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव अमाउंट मिल रहा है। जी 1840 रुपए मुझे पहली बार जब वेतन मिला तो केवल 1840 रुपए। उस समय भी हम खुश थे क्योंकि हमारा ये उद्देश्य साल इसमें, कौन सा था सर? वो साल 1988। और उस समय सोना भी सस्ता होगा, अब तो बहुत सोना भी सस्ता सर, महंगा उस होगा। समय 3-4 हजार रुपए तोला सोना तोला मिला। सोना था सर उस समय। जी जी तो सब हमारे, जहां तक सुविधाओं की बात आपने की, जी पुलिस डिपार्टमेंट से जब हम जुड़े रहे जी तो पुलिस के क्वार्टर्स हमको इजीली अवेल हो जाते थे। जी आज भी देखिए सर, इसमें क्या है कि कुछ चीजें मध्य प्रदेश सरकार ने जी सारे पुलिस अधीक्षक और डीएम और पुलिस कमिश्नर, अपने रेवेन्यू कमिश्नर्स को जी एक नोटिस और मेमोरेंडम जारी करके ये कहा हुआ है जी कि इन लोगों को मुख्यालय पर या तहसीलों में शासकीय क्वार्टर्स अवेलेबल कराए जाए। ओके, जहां उपलब्धता होती है सर, मिल जाता वहाँ है। मिल जाता है और ठीक ठाक क्वार्टर मिल जाता है सर, बढ़िया। अच्छा क्वार्टर मिल जाता है सर। अभी जी। तो मतलब मैं बताऊं आपको कि इंदौर जैसे शहर में जी या भोपाल जैसे शहर में लगभग 50-60% लोगों के पास शासकीय क्वार्टर है, जहाँ भी यदि बाहर किराए लेंगे मकान जी तो किराए का 30-30 हजार रुपए से कम किराया नहीं लगेगा। जी तो अच्छे क्वार्टर मिल जाते हैं सर, क्योंकि 1990 में जी ये पद को द्वितीय श्रेणी राजपत्र अधिकारी बना दिया जी सर। सेकंड क्लास गेस्टेड ऑफिसर सेकंड क्लास गेस्टेड ऑफिसर है, जी। तो एक सम्मानजनक पद है। जी। उस हिसाब से हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, जो मुखिया होते हैं जिले के, एसपी या कलेक्टर, तो उस हिसाब से सम्मानजनक ढंग से अच्छा क्वार्टर अलॉट करते हैं सर, देते हैं। जी सर, अगला प्रश्न ये है कि एडीपीओ के बाद अगला प्रमोशन कब होगा, प्रमोशन कैसे होगा, और एक एडीपीओ अधिकतम कौन से पद तक जा सकता है रिटायरमेंट के पहले? सर एडीपीओ के बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का, जी जो अब सहायक निदेशक हो गया है उसका जी नाम भी। जी और उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी होते हैं। जी तो अभी हमारे पास लगभग 61-62 जिलों में पूरे जिला अभियान अधिकारी और अतिरिक्त जिला अभियान अधिकारी के लगभग 100 पद हैं। जी 100 पद के लगभग इसमें होने के बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है डिप्टी डायरेक्टर का सर, उप निदेशक, जिसको हम एडीपीओ के बाद जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है उनका पद अब हो गया है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद डेप्यूटी डायरेक्टर होता है। और ये प्रमोशन कितने साल में मिलता है सर, अंतराल? सर प्रमोशन की जहां तक बात करें, अभी जी। चूंकि पिछले 10 साल से 2016 से थोड़ा सा रुका हुआ है, जी अदरवाइज अब चूंकि संख्या बहुत हो गई पदों की, जी तो अब और काम भी उतना बढ़ गया सर। जी मतलब संख्या के साथ साथ प्रमोशन पहले कम होते थे, पर अब चूंकि आप देखें कि मैं आपको अभी कोर्ट्स के बारे में बताऊं जी तो
SC/ST की कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रेगुलर कैडर के अधिकारी हैं। जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जो लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट होती है वहां पर रेगुलर कैडर के अधिकारी हैं। जी EOW की कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, जी वहां पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर रेगुलर कैडर के अधिकारी जी हैं। जी दूसरा हमारा पॉक्सो एक्ट में 7 साल की जिनकी सेवा हो गई सर, आप प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन चाहे नाम एडिशनल DPO DPO का ना मिल पाए, पर 7 साल की सेवा के बाद पॉक्सो एक्ट की सेशंस कोर्ट में पैरवी का अधिकार नोटिफाइड कर चुकी है गवर्नमेंट, जी और रेगुलर कैडर के अधिकारियों को अधिकतम कोर्टों में काम करने का अवसर दिया जा रहा है इसमें सर। तो मैक्सिमम ये जाएंगे डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन तक। एक और जो इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर एक पद होता है एडिशनल डायरेक्टर, अतिरिक्त संचालक। जी वो अतिरिक्त संचालक के पद केवल 2 पद हैं भाई, अभी स्वीकृत पद इसमें, जी जो भोपाल लेवल पे संचालनालय में बैठते हैं, जी और कुछ पावर्स जो संचालक लोक अभियोजन है वो उनको डेलीगेट करते हैं, जी और कुछ मैटर ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टर खुद साइन करते हैं। जी बाकी डेलीगेटेड पावर उनको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एडिशनल डायरेक्टर को काफी दिए हुए हैं। सर, एक क्वेश्चन ये है यहाँ पर में कि जो अक्विटल रेट है मध्य प्रदेश में वो लगभग 93 से 95% के बीच में है। मतलब केवल 5 से 7% मामले ऐसे हैं जिसमें कन्विक्शन हो रहा है। तो इसके पीछे बड़ा कारण क्या देखते हैं आप? क्या इसमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है या क्या है? सर, इसके पीछे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की पूरी तरह जिम्मेदारी नहीं है सर। ये इसके लिए एक्चुअल क्या है सर कि FIR होने के बाद से लेके मुकदमे की ट्रायल के बीच में कई ऐसे फेज आते हैं सर कि वहां पर कंप्लेनेंट हॉस्टाइल हो जाता है, गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं जी और कई बार विटनेस अवेलेबल नहीं होता है। विटनेस को कई बार समन्स वारंट जारी किए जाते हैं, वो अवेलेबल नहीं हुआ, यदि उसके बयान नहीं होंगे तो वहाँ कन्विक्शन होने की संभावना क्षीण हो जाती है एकदम। और फेक केसेस भी एक बड़ा कारण है क्या? फेक केसेस भी है सर इसके में, कई बार मतलब रंजिशवश झूठे मामले भी लगा दिए जाते हैं और बाद में जाके कहीं प्रेशर होता है, उनमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जी, तो वो भी केस कंपाउंड हो जाता है तो भी अक्विटल में ही काउंट होता है। केस कंपाउंड हो जाए तो भी दोष मुक्त में ही जाता है सर वो। सर, इससे ही जुड़ा एक प्रश्न ये है कि आपके लाइफ का सबसे टफ केस क्या था जो आपने क्रैक किया और आपको अपने आप में गर्व महसूस हुआ कि यार ये बढ़िया केस मैंने क्रैक किया है? मध्य प्रदेश में जी 2010 से जी जघन्य और सनसनीखेज मुकदमों को चिन्हित करने की एक नई प्रक्रिया चालू हुई। जी रेगुलर ट्रायल, सेशन ट्रायल होती है सब दूर, जी वो रेगुलर होती है, जी पर कुछ मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें पूरे शहर में, प्रदेश में चर्चाओं में आ जाता है और एक जनमानस में उद्वेलित हो जाता है। जी उन मामलों को चीफ मिनिस्टर के यहाँ से मॉनिटरिंग किया जाता है जी और उसमें SP, कलेक्टर, जिला अभियोजन अधिकारी जी की एक जिला लेवल पर एक कमेटी होती है। जी कहीं भी यदि ऐसी कोई घटना होती है तो जिला अभियोजन अधिकारी के माध्यम से और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक प्रस्ताव बनता है, जिसको फाइनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे कलेक्टर होते हैं वो फाइनल करते हैं उस कमेटी में, और उस केस को जघन्य सनसनी के चिन्हित केस में शामिल कर लिया जाता है। एक जिला मुख्यालय पर मेरी पदस्थापना थी। आपने मेरे जिस मामले के बारे में पूछा कि मैंने कौन सा मामले को चैलेंजिंग के रूप में स्वीकार किया, तो वहां पर क्या हुआ सर कि एक भोली भाली लड़की थी सर, उसको एक व्यक्ति ने प्रेम जाल में फंसा लिया और जब उसकी बात मानती रही तब तक तो ठीक है, किसी दिन उसने किसी बात को उसको डिनाई किया तो महिला फुसला कर एक होटल में ले जाकर रात को रेप का मामला था ये? रेप प्लस मर्डर। अच्छा, रेप करने के बाद मर्डर कर दिया सर। तो उस केस को पूरा शहर की निगाह उस केस पर थी सर जी। हमने जब उस केस को चलाया तो उस होटल में जब वो दोनों एंटर हुए थे जी, उस समय तो कोई इस मामले में आई विटनेस तो कोई नहीं होगा, सर्कमस्टेंशियल पर बेस था ये? हाँ, सर्कमस्टेंशियल का केस था सर जी, प्लस CCTV फुटेज और चाकू पर फोरेंसिक साइंस में उसमें जो ब्लड आया, ब्लड स्टेन आए थे सर जी, वो ब्लड स्टेन ने हमको बहुत सपोर्ट किया सर जी। तो साइंटिफिक एविडेंस जो हमने कलेक्ट किया था पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसको हमने बियॉन्ड डाउट कोर्ट में प्रूव किया और उस केस में आजन्म कारावास 302 में कोर्ट ने दिया था सर। और उस केस में सफलता के बाद मुझे एक बड़ा सुकून मिला था कि एक पीड़ित को यहाँ न्याय मिला। उसके मदर फादर रेगुलरली कोर्ट में हर पेशी पर हाजिर होते थे सर। मेरे लिए भी चैलेंजिंग था मामला जी।
तो हमने उसको बड़े अच्छे से डील किया और उसमें सफलता भी हमको मिली थी सर। जी। इस मामले में आपके पास जो एविडेंस था सर, सॉलिड एविडेंस, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था और सीसीटीवी के फुटेज, सीसीटीवी मुझे फुटेज और फोरेंसिक साइंस में जो चाकू वगैरह जिससे इसके बेसिस पे हमने उसके उसको बेसिस पे करवाया। करवाया था क्योंकि सर। कहा जाता है और सर, उनके प्रीवियस कुछ पत्राचार थे। अच्छा, और हाँ, प्रीवियस कंडक्ट भी और हमारे कुछ काम में फोटोग्राफ्स भी मिले थे कि ये लिव इन रिलेशन जैसे में मामले में थे। इनका मिलना जुलना जारी था। तो वो पुराना उनकी हिस्ट्री को भी कि ये इससे जुड़ा हुआ रहा और इसको बुलाता रहा हमेशा। क्योंकि सर ऐसा माना जाता है हमेशा ही कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर केस में कन्विक्शन लाना अपने आप में बहुत टफ होता है, निश्चित बात है सर, क्योंकि निश्चित वो बात। चेन पूरा कनेक्ट होना तो चाहिए और हमने शरद बिरदी चंद्र सारडा वाले जो 5 पंचशील के सिद्धांत हैं बिल्कुल वो फॉलो बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। सर, टफ बिल्कुल है सर ये, वो टफ मामला है। और चूंकि बियॉन्ड डाउट एक एक चीज को कड़ी से करना कड़ी मिलाकर हमको सिद्ध करना पड़ेगा, जी तब जाकर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में हम कन्विक्शन करा पाते हैं सर। जी। तो इस मामले में मुझे आज भी सुकून है उस चीज का कि मैं उसको न्याय दिला पाया। गर्व है हमें सर कि हम आपके साथ बैठ करके आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। सर अब थोड़ा सा स्टूडेंट ओरिएंटेड बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जी। बताया आज 9 अप्रैल का दिन है, बच्चे जी सर। एडीपीओ का फॉर्म भर रहे हैं और मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो एडीपीओ बने। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी एडीपीओ एग्जाम का, या बिहार में भी एपीओ का एग्जाम होना है जो जुलाई में होगा, या उसके साथ ही यूपी एपीओ का मेंस होना है, तो और साथ ही दिल्ली एपीपी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास 3 साल की प्रैक्टिस नहीं है, जिन्होंने एलएलबी कर लिया, जो कोर्ट के ऑफिसर बनना चाहते थे, वो एडीपीओ एपीपी जैसे एग्जाम में फोकस कर रहे हैं। स्पेशली एमपी एडीपीओ की बात करें तो इसकी तैयारी में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सर एमपी एडीपीओ की जो वैकेंसी निकली है सर, उसमें बच्चों को इस बात की पर फोकस करना चाहिए कि एकदम सही मार्गदर्शन में हम तैयारी करें जी क्योंकि इसमें एक माइनस मार्किंग एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है जी। तुक्का काम में नहीं आएगा। तो हाँ, तुक्का काम में नहीं आएगा। तो जी। हमको सिंसियरली हर चीज को और बहुत बारीकी से हर प्रश्न को समझकर उसका उत्तर देना है, अदरवाइज माइनस मार्किंग हमारे लिए घातक हो सकता है। जी दूसरी चीज इसमें है क्योंकि 32 सब्जेक्ट हैं, जी। तो हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट जो हैं उन पर खास तौर से फोकस करना है। सर भारत में किसी एडीपीओ या प्रोसिक्यूशन एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है। बिल्कुल सर, जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है वो सबसे बड़ा है भारत बहुत में। बड़ा सिलेबस है। सब्जेक्ट हैं जैसा आपने इवन बताया। सिविल जज में भी इतना सिलेबस नहीं है जी। इसमें। इसके पीछे सर जहां तक मैं सोचता हूँ शायद शासन की मंशा ये रहती है कि एडीपीओ को और अधिक जिम्मेदारी देने की शासन की इसके पीछे मंशा है सर जी कि आने वाले समय में उनको और अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाए, उनको और पावर दिए जाए कि जी। उन मामलों को देख सकें। जी। इस कारण इतना विस्तृत शायद मेरे को सिलेबस लगता है कि है। सिलेबस तैयार किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज सर जो एडीपीओ के सिलेबस में है, 2 पेपर हो गए हैं आज की डेट में। एक तो लॉ वाले पेपर आपने फोकस किया, जी, एक और पेपर जनरल नॉलेज का है, जनरल नॉलेज का, करेक्ट जिसमें सर। कि लॉ वाले बच्चे ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल क्योंकि सर। लॉ पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि जीके को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जीके पर फोकस करेंगे तो शायद सिलेक्शन के लिए जीके पर फोकस करना अच्छा भी होगा। बहुत आवश्यक है सर। लॉ को तो क्योंकि एलएलबी करते समय लॉ पढ़ा ही हुआ है। लॉ पढ़ा जी। हुआ ही है, जी पर यदि जीके को हम यदि नेग्लेक्ट कर देंगे जी। तो हमको उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर हमने इसलिए लास्ट ईयर देखा था कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने एलएलबी कर लिया था और पीएससी की तैयारी कर रहे थे। अब पीएससी की तैयारी में सिविल सर्विसेज में जीके का बड़ा पोर्शन है। जब वैकेंसी आई तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये कह दिया फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के बाद मतलब 3 महीने या 4 महीने की तैयारी करी होगी लॉ की, जी और सिलेक्शन में उनका नाम था क्योंकि जी। उनका जनरल नॉलेज पर पकड़ था। राइट सर। तो जनरल नॉलेज एक बड़ा रोल प्ले करता है। एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सर कि कोई व्यक्ति एलएलबी जिसने कर लिया है और उसको कैसे समझ में आएगा कि वो एडीपीओ बनने के लायक है? एक एडीपीओ या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में क्या एसेंशियल क्वालिटीज होनी चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। सर एडीपीओ का पद एक्चुअली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद है, तो क्वालिटी उसमें एक तो लीगल नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए सर। जी दूसरा टाइम की पंक्चुअलिटी सर, जी। और कोर्ट से रिलेशन और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन का ही पद है सर। जी हम देखते हैं कि हर बार जिले में या संभाग लेवल पर बैठक होती है तो वहां पर कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को ही कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है जी और वो कोऑर्डिनेट करता है उस चीज को। जी तो क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड शासन लेवल पर भी जब जानकारियां मांगी जाती है जी। तो ये डाटा मांगा जाता है कि कितना इक्विटल, कितना कन्विक्शन रेट से, जी, तो ये जी। सारा
क्योंकि एसपी साहब या कलेक्टर साहब जो होते हैं उनके पास ये सारी जानकारी नहीं होती है। जी तो एडीपीओ या डीपीओ का जो पद है जी उस पद की का बड़ा इम्पोर्टेंस है सर जी इसमें, जो जुडिशियल अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। जी तो एक तो क्वालिटी में, दूसरी चीज एक और चीज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि जो इस पद पर चयनित होते हैं जी उनको अपने एक तो समय का पर न्यायालय में उपस्थिति होना आवश्यक है सर। जी यदि आप टाइम पर और न्यायालय में उपस्थित रहे जी और कोर्ट में जिस दिन केस लगे हुए हैं, जी प्रारंभिक रूप से हम उन केसेस को एक बार निगाह में डालें कि आज कौन से मामले हमारे एविडेंस पर लगे हुए हैं। जी उन मामलों को निश्चित रूप से सुबह देख लें, आज कौन कौन से गवाह आने वाले हैं, जी इसमें कौन फरियादी है, कौन दूसरा विटनेस है, कोई जब्ती का गवाह है। जी तो एक बेसिक जानकारी हमको होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के और कुछ हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी हैं सर जी कि जैसे SC/ST एक्ट में तो हम बात करते हैं, तो SC/ST एक्ट में तो लिखा हुआ है कि हम विटनेस को भी ट्वीट कर सकते हैं। अभी गवाह सहायता बूथ बना दिए अभी जी नया सेटअप जो आया उसमें, जी तो विटनेस को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जी वो विटनेस जो सहायता केंद्र बनाए हैं जी वहां पर चला जाता है, जी वो आपसे मिलेगा, आपको उसको ब्रीफ करने का भी अधिकार है। जी मतलब ऐसा नहीं कि ट्वीट कर दिया तो कोई उसमें प्रोसिक्यूशन को हानि हो जाएगी। कई जजमेंट भी आ चुके हैं। उसके पीछे मंशा क्या रहती है सर जी कि प्रोसिक्यूटर यदि बात नहीं करेगा जी तो उस गवाह आज क्या बोलने वाला है या हॉस्टाइल पता होने कैसे वाला है, चलेगा उसको? तो उसके बारे में उसको पता नहीं लगा। तो बेसिक हम उसको पढ़ा लिखा के खड़ा ना करें, पर उससे एक बार बात तो कर ही सकते हैं। जी और उस बारे में कई बार कोर्टों में आपत्ति होती कि सर ये तो पीपी साहब ने इसको थोड़ा से मिला था और वो बताया था, तो कोर्ट भी कहती है कि नहीं इसमें कोई आपत्ति नहीं। और हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा भी है। जी इवन अभी एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि FIR करने से पहले प्रोसिक्यूटर से आप संपर्क करें। जी तो प्रोसिक्यूटर का पद बड़ा इंपॉर्टेंट पद है सर। जी और सर, जैसा कि मैंने आपको देखा है, आपसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे लगता है 2 गुण और हैं जो आप ऑनरेबल छाजेड़ साहब या विद्वानों को देखकर सीख सकते हैं। एडीपीओ या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जाना है तो एक जो आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए वो है ऑनेस्टी। ईमानदारी आज भी सबसे अच्छी नीति है, और निडरता। फियरलेसनेस नहीं होगा तो आप कैसे, किस तरह से विक्टिम के पक्ष में खड़े होकर अपराधी की आंख में आंखें डालकर उसके हलक से सच्चाई निकालकर उसे सजा के लिए बिहाइंड द बार्स, जेल की सलाखों के पीछे डाल पाएंगे। तो हमने छाजेड़ साहब का आज कीमती समय लिया, सर हमारे लिए आए, और अच्छी बात यह है कि सर का मार्गदर्शन जब हमको चाहिए तब मिलता रहता है, हमारे स्टूडेंट्स को भी मिलता रहता है। खासकर इंटरव्यू का जब समय आता है तो बहुत सारे ऐसे गूढ़ क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमको किताबों में नहीं मिलते, वो आंसर अनुभव से आता है। और सर अपने आप में चलती फिरती लाइब्रेरी है। मुझे जब कभी भी क्रिमिनल लॉ में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई केस नहीं समझ में आता, किसी केस की जानकारी चाहिए, तो आज की डेट में आप लोग AI से ढूंढ रहे हो, मैं सर को व्हाट्सएप कर देता हूँ और सर के पास से वो आंसर निकल कर आता है कि इसका आंसर ये है। तो अच्छी बात है कि हमारे आसपास ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहता है। सर खुद भी समय समय पर सोशल मीडिया पर आते रहते हैं और लीगल अपडेट नाम से एक चैनल चलाते हैं जहां सर अपने लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनकी व्याख्या करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों का फायदा लेते रहेंगे, सर के मार्गदर्शन का फायदा लेंगे। और अगर आप एडीपीओ एग्जाम की तैयारी ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आइए, हमारा सेंटर इंदौर में है। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है आपने विधिक शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। कुछ जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। और अगली बार हम किसी ऐसे विद्वान व्यक्ति को लेकर आएंगे पॉडकास्ट में और बात करेंगे आपसे रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद।